सात समुंदर पार च जाना बुए जहाज में जोलू की ना। सात समुंदर पार च जाना बुए जहाज में जोलू की ना। जी कुड़ी उदास वे जी कुड़ी उदास, जी कुड़ी उदास वे जी कुड़ी उदास। लाम मजान वे जर्मन फ्रांस, कनु के की जोलुमी जर्मन फ्रांस वे जहाज में जोलू की ना। हंस भोरीक बुए औंदू माल, हंस भोरीक बुए औंदू माल। घोर ममेरु दुध्याल नौन्याल, कनु कैक छोड़लू दुध्याल नौन्याल बुए जहाज में जोलू की ना। सात समुंदर पार च जाना बुए जहाज में जोलू की ना। ये गीत उपजा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब हजारों गढ़वाली सैनिक एक अनिश्चित भविष्य की दिशा में अपने अपने घरों से निकल रहे थे। इस गीत को किसने लिखा ये कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये ज़रूर समझ आया कि ये गीत हर उस सैनिक का दर्द बयां कर रहा था जो अपने घर, गांव, परिवार को छोड़कर 4 साल तक चली उस जंग के लिए 7 समंदर पार जा रहा था। विश्व इतिहास के उस सबसे भीषण युद्ध के इर्द गिर्द गढ़वाली भाषा में कई गीत बुने गए। इसमें से कुछ तो वक्त के साथ धूमिल हो गए, लेकिन कुछ दशकों तक तैरते हुए हमारे बीच आ पहुँचे और आज भी जिंदा है। ऐसे ही कुछ गीतों पर बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ उदिता देवरानी और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष प्रस्तुति गाने के बहाने। 1914 से 1918 इन 4 सालों तक पूरी दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध के रूप में तबाही देखी। इस तबाही ने पूरी दुनिया में असर डाला और अलग अलग तरह से दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया। उत्तराखंड से हजारों किलोमीटर दूर लड़े गए उस युद्ध से हमारे पहाड़ भी अछूते नहीं रहे। यहाँ से हजारों लोग मोहरे बनाकर उस युद्ध क्षेत्र में झोंक दिए गए और इसके साथ ही शुरू हुई वो व्यवस्था जो कि फिर दशकों तक पहाड़ की मुख्य अर्थव्यवस्था बन गई। वही व्यवस्था जिसे आज हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सेना में भर्ती होकर अपने घरों से दूर गए बेटे मनी ऑर्डर के जरिए पहाड़ में पैसा भेजते और उसी से परिवार का खर्च चलता। इन मनी ऑर्डरों के साथ ही दुख भरे तार और चिट्ठियां भी आती। अनिश्चितता के उस दौर में हमारे वीर जवानों ने कई गीत भी लिखे और गुनगुनाए, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं सुरक्षित नहीं रह पाई। हालांकि कुछ गीत थे जिन्हें बचाया जा सका और वे दशकों की यात्रा करते करते हमारे पास आ पहुंचे। ऐसा ही एक गीत था 7 समुंदर पार। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वे ज़रूर आपको इस गीत से जुड़ी कोई कहानी सुनाएंगे। हमारे पास भी इस गीत से जुड़ा एक अनुभव है जिसका जिक्र देवेश जोशी ने पहाड़ पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख विश्व युद्ध के अनुभवों से उपजे गढ़वाली गीत में किया है। वे बताते हैं, इस गीत से मेरे अतिशय लगाव के पीछे एक घटना का भी हाथ है। लगभग 14 से 15 साल पुरानी बात है। रुद्रप्रयाग के पास एक फौजी पूरी यूनिफॉर्म में जीएमओ की बस में सुबकते हुए चढ़ता है। परिजनों ने जैसे ही विदा देते हुए हाथ हिलाया, फौजी दहाड़े मारकर रोने लगा। ये देखकर
बस में बैठे पैसेंजर हंसने लगे। पर जैसे फौजी को ये कुछ ना तो दिख रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। वो लगभग आधे घंटे तक बस की खिड़की से पीछे देखते हुए एक ही गति और एक ही सुर में रोता रहा। बस में बैठे यात्रियों को कुछ ही मिनट बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और ऐसा हुआ कि फिर बस में फौजी के रुदन के अलावा पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर किसी को उसे ढांढस बांधने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर अगले आधे घंटे तक फौजी सुबकता रहा। दिमाग पर पूरा जोर लगाकर भी याद नहीं आता कि कभी किसी ग्रामीण नवब्याता को भी ससुराल जाते हुए इतने करुण स्वर में आंखों से बहती गंगा जमुना के साथ रोते हुए सुना होगा। रुद्रप्रयाग से रोना शुरू कर फौजी श्रीनगर पहुंचकर ही सामान्य हो पाया था। इस बीच सभी उसकी विषम पारिवारिक परिस्थितियों की कल्पना में खो से गए थे। हो सकता है उसकी बीमार पत्नी को इस समय उसके साथ की सर्वाधिक जरूरत रही हो सकता है वृद्ध माँ बाप ने विदा देते हुए कहा हो कि बेटा इसी को अंतिम भेंट समझ लेना। अगली छुट्टी पर जब तू आएगा तो कौन जाने तुझे गले लगाने के लिए हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। सैनिक के रुदन ने मुझे बहुत गहरे तक झकझोरा था और इस घटना के बाद जब भी मैंने यह गीत सुना तब उस सैनिक का करुण रुदन मानस पटल में उभर जाता। 7 समुंदर पार जाना हुए जाज मजौलू किना। न जहाज में जाने की खुशी है और न विदेश की धरती देखने का कौतूहल है, तो बस अपने घर परिवार गांव से बिछुड़ने का बेचैनी भरा एहसास और पुनर्मिलन की अनिश्चितता। इस गीत में सच में गागर में सागर भर दिया गया है। एक भी अनावश्यक शब्द नहीं, तुक मिलाने के लिए कोई निरर्थक पट भी नहीं। सब कुछ दिल की गहराइयों से निकला, स्वतः स्फूर्त। देवेश जोशी के इसी लेख से पता चलता है कि इस लोकगीत को पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर भरोसीलाल सूरदास भी गाया करते थे। वही भरोसीलाल जो पहाड़ के चर्चित गीत फां बागरे की कहानी के मुख्य पात्र भी रहे। इस गीत की कहानी हम गाने के बहाने कार्यक्रम में पहले ही विस्तार से सुना चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल वापस लौटते हैं युद्ध गीतों की कहानी पर। भरोसीलाल के अलावा रुद्रप्रयाग में राम सागर भी ड्यूटी के लिए परदेश जाते यात्रियों को बस में ये गीत सुनाया करते थे। ये गीत सिर्फ लाम में जाने वाले सिपाही का गीत नहीं, बल्कि अपने घर को छोड़ दूर जाते हुए हर पहाड़ी के मन का दर्द हो गया था। नरेंद्र सिंह नेगी जी बताते हैं कि उन्होंने ये लोकगीत भरोसीलाल सूरदास के मुख से ही सुना था और जो पंक्तियाँ सुनी सुनाई गई थी उनके आधार पर गीत की छूटी पंक्तियों को ढूंढा गया और फिर उन्हें जोड़कर उन्होंने इस गीत को अपनी आवाज़ दी। यह गीत पहली बार 1954 में गोविंद चातक की पुस्तक गढ़वाल के लोकगीत में छपा। इस गीत को चंद्र सिंह राही, महेश तिवारी, नरेंद्र सिंह नेगी के साथ साथ कई लोक गायकों ने गाया है। वैसे सवाल ये भी उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध से गीतों का क्या संबंध था और ये लोक की भूमिका में कैसे आया। इस विषय पर पूर्व मेजर जनरल SM हसनैन का कहना था, हमारी रेजिमेंट का दस्तूर था कि जो भी नया ऑफिसर आता था उसे 2 काम अनिवार्य रूप से करवाए जाते थे। एक तो गढ़वाल क्षेत्र की पैदल यात्रा और दूसरा गढ़वाली गीतों के ब्रोशर से कोई गीत याद कर हर बुधवार की शाम अपनी कंपनी के जवानों के साथ गाना। इसका मकसद था कि ऑफिसर और सैनिकों के बीच अच्छे संबंध बने। हम चाहते थे कि सैनिक दिल से उसे अपना ऑफिसर स्वीकार करे। इस बात से साफ पता चलता है कि अपने घर से कोसों दूर बैठी बटालियन के पास गीत ही अभिव्यक्ति और मनोरंजन का माध्यम थे। वही द्वितीय विश्व युद्ध में कई गढ़वाली सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की ओर से और कईयों ने आज़ाद हिंद फौज की ओर से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। देवेश जोशी के लेख में बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने गढ़वालियों के साहस
और शौर्य को देखकर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। कैप्टन चंद्र सिंह नेगी को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में कमांडेंट के पद पर नियुक्ति दी गई। देव सिंह दानू को मेजर और बाद में सुभाष रेजिमेंट का कमांडर नियुक्त किया गया। बुद्धि सिंह रावत, पितृशरण रतूड़ी, पद्म सिंह गुसाई ने भी शौर्य का परिचय दिया था। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों के योगदान को स्वीकार करते हुए जनरल मोहन सिंह ने कहा था कि पेशावर विद्रोह से आज़ाद हिंद फौज की नींव डालने की प्रेरणा प्राप्त हुई और सबसे पहले गढ़वाली सैनिक ही इसमें भर्ती हुए। वे राष्ट्रीय भावना से अत्यधिक ओतप्रोत थे और उनके दिलों में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों के भर्ती होने की कहानी पर बारामासा ने पलटन सीरीज के तहत एक विस्तृत कार्यक्रम भी किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ और युद्ध गीतों की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सिपाही पर लिखा गया गीत भी काफी प्रचलित हुआ था। ये गीत था, भर्ती होई जाणो केशरू रे, ठम ठम पलटन मा, चिलमी को कीच रे चिलमी को कीच, भर्ती होई गई केशरू दा कालो छोड़ी बीच, पाकी जाली कौणी रे पाकी जाली कौणी, ट्रेनिंग को चल गए केशरू दा जबलपुर छोणी, डाली काटी टुखुमा रे डाली काटी टुखुमा, लाम मा जान को एगे सरकारी हुकुमा, बूती जाली तौर रे बूती जाली तौर, लड़े मा जान केशरू दा सिंगापुर पोर, हींग भोरी तोला रे हींग भोरी तोला, एंच बटी छुटना छन 6-6 मण का गोला। दरअसल केशर सिंह नाम का एक नौजवान सैनिक लैंसडाउन छावनी में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ। उसे वहां से ट्रेनिंग के लिए जबलपुर छावनी भेजा गया। केशर सिंह के भर्ती होते ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और इस नौजवान सिपाही को तुरंत ही सिंगापुर के मोर्चे पर भेज दिया गया। विश्व युद्ध का यह अनुभव तो पुराने और अनुभवी सैनिकों के लिए भी नया था। ऐसे में केशर सिंह जैसे नितांत नए रंगरूट के तो हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। हवाई जहाज़ों से दुश्मन बम बरसा रहे थे और हमारे सैनिक वीरता से लड़ रहे थे। केशर सिंह भी जी जान से लड़ा और शहीद हो गया। ये बात सच है कि एक तरफ जहां सिपाही देश के लिए जंग लड़ रहा होता है, वहीं उसके पीछे छूटी उसकी पत्नी एक अलग जंग लड़ रही होती है। हमारे लोकगीतों में भी इस बात को जगह दी गई है। माधुरी बर्थवाल की पुस्तक गढ़वाली लोकगीतों में राग रागिनियाँ में शामिल लोकगीत गोदू भूली इस बात का सबूत है कि पहाड़ की नारी को अपने सैनिक पति के बिना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। गोदू भूली गीत बेहद मर्मस्पर्शी है। इसमें सैनिक की पत्नी गोदू यानी गोदाम्बरी अपने छोटे भाई की शादी में जाना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले उसे मना कर देते हैं। तब वह बिना बताए ही मायके को निकल पड़ती है। उसके रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसे पार करना मुश्किल था। ऐसे में उसे एक ढाकरी मिलता है जो मीठी बातें करके उसकी कहानी पता कर लेता है। वह ये भी जान जाता है कि उसका पति सिंगापुर लड़ाई यानी द्वितीय विश्व युद्ध में गया है और वो ससुराल से भागकर मायके जा रही है। लालची ढाकरी नदी पार कराने के एवज में उसके सारे जेवर ले लेता है और फिर भेद खुलने के डर से उसे मारकर दफना देता है। इस गीत के बोल हैं, गोदू भूली धियान भूली मैत लागी सोर्यासया, गोदू भूली धियान भूली मैत लागू सोर्यासया, सड़की को ढकवाल भैजी सड़की को ढकवाल भैजी,
तू पूछी क्या पौंदिया गोदू भूली धियान भूली मैत लागी सोर्यासया बाखरी को स्योच भैजी बाखरी को स्योच भैजी बाखरी को स्योचया गोदू भूली धियान भूली मैत लागी सोर्यासया मैत लागू भाजी की भैजी मेरा भूला को ब्योचिया मैत लागू भाजी की भैजी मेरा भूला को ब्योचिया गोदू भूली धियान भूली को चोत्यारो बारिसया गोदू भूली धियान भूली को चोत्यारो वारिसया। रामी बौराणी की लोक गाथा भी काफ़ी प्रचलित है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ये सबसे लोकप्रिय लोक गाथाओं में से एक है। लमगोंडी जिला रुद्रप्रयाग के बलदेव प्रसाद शर्मा दीन ने 1918 में लोक में प्रचलित इस गाथा को छंदबद्ध कर बाटा गौड़ाई नाम से प्रकाशित किया था। गढ़वाल का शायद ही कोई रामलीला मंच या माध्यमिक विद्यालय होगा जहां इस गाथा को नृत्य नाटिका के रूप में प्रदर्शित ना किया गया हो। ये कथा युद्धकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब युद्ध से लापता या युद्धबंदी सैनिकों की सूचना उनके परिजनों तक नहीं पहुंच पाती थी। तब ऐसे कई किस्से प्रचलित थे जिनमें बताया जाता था कि फलां गांव का फलां लापता फौजी 9 या 12 साल बाद अचानक घर पहुंच गया। 1918 में इस गाथा के प्रकाशित हो जाने से इतना तय है कि यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले या उस दौरान किसी सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल इस कहानी में सैनिक कई सालों बाद अपने घर वापस आ रहा है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद वह सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी के साथ थोड़ी शरारत की जाए। वह साधु वेश ले लेता है और खेतों में काम कर रही अपनी पत्नी रामी से उसका नाम पता पूछता है। साधु के पूछने पर रामी उसे सब बताते हुए कहती है कि उसका पति लंबे समय से परदेश युद्ध में है और वह उसका इंतजार कर रही है। वह साधु से कहती है कि तू तो जोगी है, यह बता कि मेरा पति घर कब लौटेगा। साधु कहता है, अरे रामी, तू उसके इंतजार में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? छोड़ उसे और मेरे साथ पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा चैन की घड़ी बिता ले। यह सुनते ही रामी को गुस्सा आ जाता है। वो साधु को खरी खोटी सुनाती है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। साधु उसके घर पर आ जाता है जहां उसकी सास और रामी ही होते हैं। माँ बहुत बूढ़ी हो चली थी, इसलिए साधु भेष में अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। उसने साधु को घर पर बुलाया और रामी से साधु के लिए खाना परोसने को कहा। रामी ने अपना गुस्सा दबाकर साधु के लिए खाना बनाया और मालू के पत्तों में परोस दिया, लेकिन साधु जिद पकड़ कर कहता है कि मैं तेरे बेटे यानी रामी के पति की थाली में ही खाना खाऊंगा। ये बात सुनकर रामी का गुस्सा फूट पड़ता है, जिसे देखकर साधु समझ जाता है कि अब भेद खोलने का समय आ गया है। वह तुरंत साधु का चोगा उतार कर अपनी यूनिफॉर्म में आ जाता है। माँ और रामी उसे देखकर अचंभित हो जाते हैं और इस तरह सालों से लापता बेटा अपनी माँ और एक पति अपनी पत्नी से मिलता है। रामी बौराणी की इस लोक गाथा को गोपाल बाबू गोस्वामी से लेकर बीना तिवारी तक अपनी आवाज़ में गा चुके हैं, जिसके बोल हैं, बाट गौड़ाई क्या तेरो नोच, बोल बौराणी कख तेरो गौच, बटोई जोगी ना पूछ मैं को,
केकू पुछ दी क्या चैंद छत्वेकू, रोतू की बेटी छोरा मीनोच, सेटू की बारी छो पाली गौच, मेरा स्वामी मी छोड़ी घर, निर्दयी वेगेन में पर। इसी तरह की और भी गाथाएं हैं जो मुख्य धारा में उतनी चर्चित नहीं हुई, लेकिन उन्हें कई इतिहासकारों और साहित्यकारों ने सहेज कर रख लिया, जैसे भजन सिंह सिंह। गढ़वाली कवि भजन सिंह सिंह ने वीरवधू नाम का गीत 1930 में अपनी पुस्तक सिंहनाद में प्रकाशित किया। गढ़वाली साहित्य में इनके योगदान को देखते हुए 1925 से 1950 का कालखंड सिंह युग कहा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने खुद द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था और अपने अनुभवों के बारे में लिखा भी था। वीरवधू कविता गढ़वाली खंड काव्य है। यह 1915 के लाम के दौरान राठ क्षेत्र के गोठ गांव के सैनिक अमर सिंह की वीरांगना पत्नी की सत्य कथा पर आधारित है। गीत के पहले सर्ग में फ्रांस में हुए युद्ध में अमर सिंह के शहीद होने का वर्णन है और दूसरे सर्ग में उसकी पत्नी देवकी की वीरता के बारे में बताया गया है। गांव के किसी छोर पर मकान में रहने वाली देवकी एक दिन हींग बेचने वाले एक पठान को घर के निचले खंड में रात भर के लिए आश्रय देती है। अकेली महिला सोचकर पठान रात में दरवाज़ा तोड़कर देवकी का शीलभंग करने का प्रयास करता है। ऐसे में देवकी तकिए के नीचे रखी खुकरी निकालकर पठान पर हमला करती है और उसे वहीं मार गिराती है। इस लंबे काव्यखंड के कुछ बोल हैं। फ्रांस की भूमि जो खून से लाल छ, उखली क्यों खून से नाम गढ़वाल छ, रेंदी चिंता बड़ों ते बड़ा नाम की, काम की फिक्र रेंदी नाई नाम की, राठ माँ गौठ गौ को अमर सिंह छयो, फ्रांस को लाम माँ भर्ती हुए की गयो, जो करी घर मुलाम पर दौड़ी गए, फ्रांस माँ स्वामी का काम पर दौड़ी गे, नाम लेला सभी माई का लाल को, जान दे की रखे नाम गढ़वाल को, शास्त्र माँ कृष्ण जी को लिख्यूं साफ च, धर्म का वास्ता खून भी माफ च, न्याय का वास्ता सारी दुनिया लड़े, भाई ते भाई को खून करनो पड़े, आत्मा मर्च वीर निमर्दन कभी, शोक ऊँकू की ले खाम खा करदन, रणम करद से मिल दो स्वर्ग धाम च, जीत हुए गेत होंदो अमर नाम च, भार्या वे के छे देव की नाम की, वासती छे बड़ी भक्त ही राम की, स्वामी जी तब भट्टी से लाम पर रया, चिट्ठी भी वो कभी भेजता ही छया, जब कभी स्वामी की चिट्ठी आंदी छई, देव की बीवी सब यूं पढ़ांदी छई, चिट्ठी सुनी खुशी होंदी थे देवसु, स्वामी की याद से रोंदी छे देव की, सास ससुरा की सेवा मां रांदी छई, के का मुख पा नजर ना लगांदी छई, स्वामी का नाम को वर्त लेंदी छई, भूख प्यासा तई भीख देंदी छई, जब कभी स्वामी की याद आंदी छई, रात दिन रोंदी रोंदी बितांदी छई, स्वामी जी छन्म्यरा फ्रांस की लाम माँ, घर छोंपी फूलो ली आराम माँ, वो न जाने कया कष्ट सहना छन, या कखी भूखा प्यासा ही रहना छन। विश्व युद्ध में शहीद हुए ऐसे कई वीर रहे होंगे जिनके अनुभवों को गीतों के माध्यम से उकेरा गया होगा, लेकिन अफसोस कि उनकी गाथाओं या उन पर लिखे गीतों को संकलित नहीं किया जा सका। हालांकि आगे चलकर हमारे कवियों ने उन पर काफ़ी रचनाएं की, लेकिन पुरखों के रचे लोकगीत जो दशकों और सदियों की यात्राएं तय करते हुए हम तक पहुंच पाते हैं, उनकी बात ही अलग होती थी। गाने के बहाने का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था
हमारी सहयोगी प्रियंका गोस्वामी ने। इसकी मूल जानकारियाँ ली गई थी पहाड़ में प्रकाशित देवेश जोशी के लेख से। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर करें और जुड़े रहें बारामासा।